मित्रों, राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में, जहां पर निहायत ही एक आम व्यक्ति आप सबसे संवाद करता है और अपने मन की बात रखता है, जो कि वो अपने आसपास होते हुए देखता है। जब बाहर निकलता है, चार लोगों से बात करता है और एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए कि जो समाज में हो रहा है, लोग क्रिया प्रतिक्रिया, हमारे राजनीतिक महापुरुषों के वक्तव्यों पर, उनके एक्ट्स पर, एक्ट से मतलब उनके जो वो कर रहे हैं और करने की घोषणा करते हैं, इन सब बातों पर जब चर्चा होती है तो आप ऐसा कह लीजिए कि मैं वो संग्रह करके लाता हूं और आप सबके साथ, आप सबके बीच में रखता हूं। मित्रों, आज ऐसे हमारा जो समूह है उसमें एक ऐसे चर्चा चली कि राहुल गांधी जी कहीं पर आज उन्होंने अपनी वह लाइन फिर से दोहराई कि हम जातीय गणना करा कर रहेंगे, कास्ट सेंसस हम करा के रहेंगे जब हमारी सरकार दिल्ली में आएगी। तो पहली बात तो अब एक कहावत याद आ गई, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और एक और भी कहावत ऐसे लेमैन उसमें चलती है, कब बाबा मरही कब बैल बिकई, ऐसे करके भी एक कहावत है। सो बहुत सारे ऐसे कथन कहावत हैं कि कब तो कांग्रेस की सरकार बने केंद्र में और तब ये जातीय गणना करवाएंगे। और मतलब जो इनका लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से हिंदू समाज को, जो अब मोदी जी के नेतृत्व में एक हुआ है, उसको किस प्रकार से हम जातीय, पहले जैसे आज से 13वीं या 14वीं सदी में रहा होगा, वैसा हो जाए कि जो भारतीय हिंदू मतलब खासतौर पर मैं वोट बैंक की बात करूंगा कि until and unless it is not shattered and divided into the line this caste and creeds, तब तक तो कांग्रेस की वापसी दिल्ली में तो खैर मुश्किल ही है। जब तक हिंदू एकीकृत होकर, एक होकर वोट डालता रहेगा, तब तक इतना तो आप मानकर चलिए कि मोदी जी केंद्र में भाजपा बनी रहेगी। अब देखिए साहब, बात ही उन्होंने ऐसी की, जो उन्होंने आज एक और बात की कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो आरक्षण को 50% की जो लिमिट है, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। अब ठीक है साहब, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना मैनिफेस्टो होता है, हर पार्टी का अपना एक विशेषाधिकार है कि वो अपने मैनिफेस्टो में क्या डालती है, क्या मुख्य रूप से सामने लाती है। तो साहब, एक तरह से कांग्रेस ने, ऐसा लगा मुझे कि अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया कि वे सत्ता में आते हैं तो जातीय गणना करवाएंगे और दूसरा आरक्षण को उखाड़ फेंकेंगे। 50% की जो लिमिट है, शायद एक ही कोर्ट द्वारा, जितनी मेरी जानकारी है, एक लिमिट की गई है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं, किसी भी स्टेट में नहीं किया जा सकता। और शायद है कि अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं तो किसी स्टेट में ऐसा हुआ भी था कि उस लिमिट को बढ़ाया भी गया था वहां की राज्य सरकार द्वारा, परंतु शायद है कि कोर्ट से उसको क्रैश कर दिया गया था, उसको बिल्कुल असंवैधानिक करार दे दिया गया था। बाकी तो फिर जो विधि विशेषज्ञ हैं वे ही बताएंगे कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। फिर ऐसा ही कुछ एक चीजें याद दिला देते हैं कि जैसे वो शाहबानो प्रकरण हुआ था, अगर याद करें, इनके ही पिताजी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने शाहबानो प्रकरण में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको उन्होंने विधायिका के जरिए संसद से उसको बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री, आप सब जानते ही हैं। परंतु मुझे राहुल गांधी भी कुछ वैसे ही अपने पिताजी के तर्ज पर चलते हुए नजर आते हैं, फॉर द अपीसमेंट एंड टू से कि कैसे भी करके केंद्र में उनकी सरकार आए,
इसके लिए हिंदू समाज को जातीय और यही सब कि अब मैं क्या बोलूं, आप लोग सब समझ ही रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो हिंदू समाज कंसोलिडेट हुआ है उसको आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो कायस्थ, शूद्र और दलित और जो जितने भी सेक्शंस में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए। और दूसरी तरफ हमारे मोदी साहब हैं कि जो ये कह रहे हैं कि भाई हम अगला जो टेन्योर होगा हमारा, उसमें भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो देखिए साहब, सपना दोनों ही दिखा रहे हैं, मोदी साहब भी और राहुल गांधी जी भी। तो अब फर्क क्या है? फर्क यही है साहब कि एक नेता ऐसा है कि जो पूरे भारत को, एक राष्ट्र को विश्व की एक बड़ी महाशक्ति बनाने की बात हमारे सामने रख रहा है, सपने रख रहा है, या कह लीजिए कि अपना रोड मैप बता रहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम राष्ट्र के लिए ये करेंगे। और उन्हीं के अपोजिट में एक नेता ऐसा है कि जो यह बता रहा है कि हम सत्ता में आए तो हम आपको कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन कायस्थ है, कौन वणिक है, कौन क्या है, हम उससे आपकी पहचान विश्व के सामने रखेंगे। सो अंतर तो है। और यही अंतर देखिए साहब, फिर जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो फिर एक शुरू हो जाता है वह एक, अब तो खैर क्या कहा जाए कि ईवीएम हैक कर ली गई, ईवीएम हैक कर ली गई। अगर राहुल गांधी जी जरा सा भी परिपक्वता दिखाएं तो भी हाल में जो संपन्न हुए 5 विधानसभा चुनाव थे उनमें भी उन्होंने बड़ी प्रमुखता से हर स्टेट में जा जाकर यही जाति गणना की बात की थी कि हम जाति आधारित गणना कराने वाले हैं। उसका नतीजा क्या हुआ था? कांग्रेस साफ हो गई। जैसे तैसे तेलंगाना में चूंकि वहाँ का अपना कुछ एक अलग ही वो केसीआर थे, तो जो एंटी केसीआर उनकी जो भारत राष्ट्र समिति जो पार्टी थी, तो एक तरह से कह लीजिए एंटी इंक्यूबेंसी थी, केसीआर जी के प्रति थोड़ा सा लोगों का मोह भंग था। उसी की परिणति थी कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी। अब उसके बाद 1:4 से हारने के बावजूद भी राहुल गांधी जी शायद जनादेश को समझ नहीं पाए, जन भावनाओं को समझ नहीं पाए, और यही रिजल्ट हूबहू अगर लोकसभा चुनाव के मतगणना के पश्चात आता है तो यही पार्टी के लीडर्स नेता यही गाते फिरेंगे कि ईवीएम हैक कर ली गई, ईवीएम हैक कर ली गई, ईवीएम में ऐसा हुआ वैसा हुआ, जबकि जो जन भावनाएं हैं इसके विपरीत है। आज एक जो सबसे बड़ा जो मतदाता वर्ग होता है वह लोअर मिडिल क्लास, अमूमन जो मैं जानता हूं, यह तबका वोट करता है। और इस तबके के जो सपने हैं वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी उसकी जाति से या धर्म से हो। रैदर वह आज एक मतलब आई एम रियली सरप्राइज टू सी दैट कि वे भारत को एक राष्ट्र के तौर पे, मतलब सर्वशक्तिमान भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक सर्वशक्तिमान देश के रूप में देखना चाहता है। और मोदी साहब ने अभी तक 2014 से लेकर 2024 तक जो मतलब अब देखिए साहब, अब आप डाटा की उसमें जाएंगे कि 50 साल में कांग्रेस ने कितने एम्स बनवाए, कितनी भेल बनाई, कितनी सेल बनाई, कितने इसरो तैयार किए, कितने क्या किए, तो फिर एक कंपैरिजन टेबल बन जाएगा कि भाई उन्होंने जो 50 साल में किया मोदी साहब ने 10 साल में किया, उससे कहीं ज्यादा एम्स बने, उससे कहीं ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, उनसे कहीं ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बने, अस्पताल बने। और सबसे बड़ी बात यह सोचिए साहब कि मैं तो हकीकत में, मैं देखिए साहब, कोविड की जो अभी महामारी आई थी उसमें कोई धन से गया, कोई तन से गया, कोई मन से गया, है ना साहब, सॉरी, कोई धन से गया, कोई जन से गया।
और कुछ जो बचे खुचे हैं तो वे बेचारे मन से गए। जैसे कि अगर आप मुझे भी कहें तो मैं भी उसका बहुत बुरी तरह से शिकार हुआ। इतना कि मतलब मैं अगर बताने बैठूंगा तो 2-4 एपिसोड इसी के बन जाएंगे। खैर सब अब जो होना हुआ। उस महामारी के दौर में भी जब विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं मतलब लड़खड़ा गई, बहुत सी तो चरमरा गई। अब अगर अपने पड़ोस में ही देखें तो चाहे आप श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो और भी ऐसे कई देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त सी हो गई, वे उससे उबर नहीं पाए। उसी के विपरीत भारत न एक ऐसा हब बन गया जहां विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट आना चालू रहा। और आज की तारीख में अगर आप जरा सा भी शेयर मार्केट की ओर आप देखते होंगे तो आज की तारीख में हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो मोदी साहब का यह जो रोड मैप है कि हम अगले 5 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, मुझे बिल्कुल फिजिबल लगता है। और पूरा विश्वास है कि यस, मोदी साहब केंद्र में वापस आते हैं। और जो जैसा कि एक मैं माहौल देखता हूं तो यह बिल्कुल मुझे मतलब 100% लगता है कि यस, ही विल बी देयर एट द सेंटर एंड एनडीए पुट टुगेदर 400 प्लस सीट्स लेकर कंफर्टेबली आ जाएंगे। मैं शब्द कंफर्टेबली यूज कर रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से राहुल जी राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो दूर दूर तक नहीं नजर आता कि कांग्रेस, जो ममता बनर्जी बोल रही थी कि कांग्रेस 40 के ऊपर सीटें लाकर दिखा दे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि ममता दीदी गलत होने वाली हैं। मैंने तो खैर 20 से 24 सीटों का एक आकलन किया है कि कांग्रेस की कोई जो टैली होगी वो 20 से 24 सीटों की, मैक्स टू मैक्स 30। इससे ऊपर तो कांग्रेस की सीटें मिलने वाली नहीं, क्योंकि जो उनके नेता हैं वे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, या जानते हुए भी, क्योंकि उनका देखिए कुछ भी हो, जो सबसे बड़ी ताकत है कांग्रेस की वो है गांधी परिवार। और गांधी परिवार के में अगर आप देखें तो सोनिया गांधी जी अब थोड़ा वयोवृद्ध हो चुकी हैं, उस प्रकार से सक्रिय नहीं है राजनीति में। और प्रियंका जी ने भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या अन्यत्र कहीं का भी चुनाव हो, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो कांग्रेस का परिणाम हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद वे भी बहुत ज्यादा मुझे तो सक्रिय नजर नहीं आती। हालांकि वे भी कांग्रेस की महासचिव हैं, बहुत अच्छे आप कह लीजिए पद पर हैं, कि उनकी सक्रियता से चीजें कुछ फर्क तो पड़ता है। अब मैं ये बोलूं कि नहीं फर्क पड़ता, तो भैया उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो रिजल्ट हैं, जहां की वे प्रभारी रही हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, तो फर्क तो पड़ता है। उसके बाद आते हैं राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी पता नहीं और किस दुनिया में जी रहे हैं, या उनके आसपास के जो उनके सलाहकार हैं वे उनको भ्रम में रखते हैं, किस दुनिया में रखते हैं, समझ पाना मुश्किल है। अब देखिए कांग्रेस के एक और नेता हैं, और मतलब कह लीजिए कि बड़े हाई प्रोफाइल नेता हैं, शशि थरूर जी। उनके विषय में आप सब जानते ही होंगे। उन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि मतदाताओं को चुनाव में वोट डालते समय सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर ही, मतलब उनका इशारा ये था कि आप सिर्फ राम मंदिर के बनने की वजह बीजेपी को मानते हुए आप वोट ना करें, क्योंकि उनको पता है राम मंदिर की जो आप कह लीजिए कि पुनर्स्थापना हुई, रामलला पुनर्स्थापित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई उनकी, तो इट इज गोइंग टू बी ए मेजर फैक्टर व्हेन जिस समय मत डल रहे होंगे, मतदान हो रहा होगा। कम से कम मैं थरूर साहब की इस बात को लेकर मैं उनका थोड़ा सा, मैं उनको उनकी पीठ जरूर थपथपाएंगे कि उन्होंने नब्ज समझी। आज जितने भी पैन इंडिया, क्रॉस इंडिया से जो श्रद्धालु, जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, आप ये निश्चित तौर पर मानिए कि चाहे वो फिर साउथ से गए हो, ईस्टर्न इंडिया से गए हो, उत्तर भारत से गए हो, या कहीं से भी गए हो,
वह सारे वोट मुझे जो लगता है वो 100%, इफ नॉट 100%, देन आई विल से 80 to 90% ऑफ दो श्रद्धालु के वोट तो बीजेपी को जा रहे हैं। और एक फैक्टर और, कल भी मैंने अपने संवाद में बात कही थी कि मोदी साहब ने जो 3 करोड़ लखपति बहनों का अपने संबोधन में जिक्र किया था, भाजपा उस चीज को लेकर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कैंपेनिंग करने वाली है। तो मतलब ओवरऑल सभी मैं फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वह महिला मतदाता हो या कह लीजिए कि पुरुष हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, हायर मिडिल क्लास से हो, या किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हो, तो मेरे लिए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के लिए 2024 का लोकसभा इलेक्शन विल बी ए केक वॉक। आप लोग क्या सोचते हैं, कैसा आप लोग का आकलन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए साहब, अब बात फिर से वही आ जाती है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो अब जरूर ये, अब देखिए हाँ, एक चीज और भी हुई कि कल राहुल गांधी जी का एक वीडियो था जिसमें वो किसी पप्पी को कुत्ते के बच्चे को बिस्किट खिला रहे हैं, और वह कुत्ते का बच्चा पप्पी डॉगी खाने में झिझक दिखाता, तो उसके जैसा आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि उस कुत्ते के जो मालिक था उसको उन्होंने बिस्किट दे दिया कि तुम खिला दो। तो इस वीडियो पर भी बवाल मचा था कल थोड़ा सा सोशल मीडिया में, अगर आप लोग एक्टिव होंगे कि, और चूंकि देखिए अभी कुछ एक ऐसा वीडियो एक आया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहीं स्पीच में बोल गए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तो एक कुत्ते की तरह होना चाहिए कि जो भौंके। तो थोड़ा सा उससे शायद है कि लोगों ने अब किस मतलब मैं तो समझ से परे है क्या कहना चाहते थे खड़गे साहब, फिर लोगों ने कैसे क्या उस पप्पी को बिस्किट खिलाने से जोड़ दिया। तो एक तरह से मतलब उसके लिए राहुल गांधी जी को आगे आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि भाई ऐसा जो आप लोग ने जो मीडिया में या सोशल मीडिया में, आई विल से सोशल मीडिया पर आप लोगों ने जिस तरह से नैरेटिव वो किया, तो शायद है कि अब उनको लगा होगा कि नहीं मुझे आगे आकर बताना चाहिए, तो आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी। अब देखिए साहब, अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का अपना एक सोच हो सकती है, कांग्रेस की अपनी एक मानसिकता हो सकती है, परंतु जो लब्बो लुबाब है, जो मैं राहुल गांधी साहब तक पहुंचे तो पहुंचे, उनके जो आसपास गणमान्य होते हैं उन तक पहुंचे तो पहुंचे कि साहब आपके लिए तो एक मूवी आई थी, उसमें बड़ा अच्छा प्यारा सा डायलॉग था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। शायद है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का यह एक डायलॉग था, क्योंकि आप लोग या तो जो मूल मुद्दे हैं उनको आप एनकैश नहीं करना चाहते, और या एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप जानबूझकर उन भावनाओं को आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो निश्चित रूप से आप जो जिन मुद्दों को लेकर आप लोकसभा चुनाव में जाने वाले हैं वह पूरी तरह से फिसड्डी बम है। वो ना तो फूटने वाले हैं, ना किसी भी प्रकार से जो आम मतदाता है उस पर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा घाघ नेता खड़ा है जिसने इन 10 सालों में जो आम जन को लगता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अपनी व्यक्तिगत बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, कि हैज चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो। मतलब अब तो ऐसा हो रहा है कि मतलब सबके लिए कभी कभी जो सुनता हूं मैं कि दीवा स्वप्न जैसा लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं गिना भी सकता हूं जो आम उसमें चलता है ना, कि वो गैस की लंबी लंबी लाइनें, उनसे लोगों को बहुत ज्यादा निजात मिल गई, बहुत ज्यादा क्या ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। कोई लाइन आप, मुझे तो नहीं लगता किसी शहर में लगती होगी कि जो गैस के लिए आधा आधा किलोमीटर, एक एक किलोमीटर, मैं खुद लाइन में लगा हूं तो इसलिए जानता हूं कि लाइन लगती थी वो गैस की टंकी लेकर।
आज मैं मेरे लिए सरप्राइज था कि एक मोची के पास मैंने वो क्यूआर कोड देखा, पेटीएम उसका था, फोन पे का। तो ये सब चीज सब्जी वालों के पास मैं देखता हूँ। तो एक जो डिजिटल इंडिया का जो बात की थी मोदी साहब ने, उसको तो साहब मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इस तरह से लोगों ने अपनाया है, जिसकी मतलब अब देखिए अचीवमेंट्स गिनाने बैठूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि कितना संक्षिप्त में बातें रखी जा सके। तो साहब आज की अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। और संवाद अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक के बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ जी, किसी भी तरह से विपक्षियों को यह संदेश अवश्य पहुंचे, वह गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। चलिए साहब अभी के लिए इतना ही। जय जय सिया राम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।